नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पठानकोट से हिरासत में लिया गया है एयरफोर्स का एक कर्मचारी। लाइट के साथ छेड़छाड़ का उस पर आरोप है और शक के आधार पर उसको हिरासत में लिया गया है। कर्मचारी से पूछताछ जारी है और ये खबर सूत्रों के हवाले से है। हिरासत में लिया गया है एयरफोर्स का एक कर्मचारी। आतंकी हमला हुआ था पठानकोट के एयरबेस पर और सूत्रों के हवाले से खबर की शक के आधार पर एयरफोर्स ने एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। अजय महाजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय, क्या है इस खबर की डिटेल्स? कहूंगा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक अपने ही कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है एयरफोर्स अधिकारियों के द्वारा और उससे लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं अधिकारी। आरोप ये है कि जो फ्लड लाइट्स हैं जिनकी दिशा जो है या तो बाहर की तरफ होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए या नीचे की तरफ होनी चाहिए, जो दिशा है उसकी चेंज कर रखी थी। फ्लड लाइट्स की जो दिशा है वो ऊपर की ओर आसमान की ओर कर रखी थी। आरोप ये है कि ये इन्होंने किसी तरह चेंज की होगी आतंकियों को मदद पहुंचाने के लिए। सभी एस्पेक्ट से जो है वो जांच की जा रही है और अधिकारी जो इनका कर्मचारी है उसको फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी अच्छा अजय, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये खबर जो है मतलब ऑफिशियली कब सामने आएगी, कंफर्म जो है कब तक कर दी जाएगी? देखिए, कुछ ही देर में सभी मीडिया को जो है एयरबेस के अंदर ले जाया जाएगा और हो सकता है कि तब किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि जो है वो की जा सकती है। फिलहाल इस रिलेटेड जो है अभी यही कहा जा सकता है कि सूत्रों के हवाले से खबर आधिकारिक पुष्टि है फिलहाल इस खबर की नहीं है, लेकिन एक ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। एनआईए ने गृह मंत्रालय को पठानकोट हमले की जांच सौंप दी है। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी 2 गुटों में दाखिल हुए और उन्हें एयरबेस के अंदर मदद मिली। एनआईए की टीम एसपी सलविंदर सिंह और उसके कुक को उस जगह पर भी ले गई जहां आतंकियों ने एसपी की गाड़ी छीनी थी। पठानकोट हमले में एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जांच इस एंगल पर की जा रही है कि क्या आतंकवादियों को पठानकोट एयरबेस के अंदर से कोई मदद मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के 2 ग्रुप को एयरबेस के अंदर की जानकारी थी। आतंकियों को पता था कि पठानकोट एयरबेस में मीटिंग पॉइंट कहां पर है। अब शक जताया जा रहा है कि एयरबेस की पहले से रेकी की गई थी। एनआईए की जांच में अब एयरबेस के अंदर से मदद मिलने की बात को भी चेक किया जा रहा है। वहीं एनआईए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से भी लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के सलविंदर का अपहरण किए जाने के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट ऑपरेशन में एनएसजी के ऑपरेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। Those people were advising me not to go, but I went there and personally saw to myself. एनआईए की टीम कल पठानकोट हमले के सबूत जुटाने के लिए एसपी सलविंदर सिंह को किडनैपिंग की जगह ले गई थी। एनआईए इस पूरे घटना की रिक्रिएशन कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आतंकी कहां से दाखिल हुए थे। पठानकोट आतंकी हमले पर पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ये केंद्र का मामला है और जांच जारी है, लेकिन हमें पंजाब की 2 आतंकी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। देखो, मैं इसमें कोई क्योंकि नेशनल इशू है कहना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगा कि इसको और मजबूत करें और क्योंकि सारी चीज़ इंक्वायरी हो रही है तो उसमें को मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमें इन 2 इंसिडेंट से सब सीखना चाहिए और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो करना चाहिए। और सवालों के घेरे में है एसपी सलविंदर सिंह। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर एसपी सलविंदर पर शक बढ़ा है और एसपी सलविंदर का हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। एनआईए कर रही है एसपी, उनके दोस्त राजेश वर्मा और कुक से पूछताछ। एसपी के दोस्त राजेश वर्मा पर ड्रग डीलिंग का आरोप है और आपको बता दें कि राजेश वर्मा ही इस हमले में घायल थे। और आपको बता दें कि एसपी सलविंदर का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। एनआईए फिलहाल एसपी, उनके दोस्त और कुक से पूछताछ कर रही है। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर एसपी सलविंदर की भूमिका जांच के घेरे में है। एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि एनआईए ने उन्हें समय पर सूचना देने के मामले में क्लीन चिट दी है, लेकिन रात के वक्त वो दरगाह क्यों गए थे, ये सवाल अब भी बरकरार है।
पठानकोट आतंकी हमले की जांच एसपी सलविंदर सिंह से शुरू हो रही है और एसपी सलविंदर सिंह पर ही खत्म हो जाती है। जांच एजेंसी एनआईए एसपी सलविंदर सिंह और उसके कुक को एक बार फिर से घटना वाले स्थान पर लेके गई, जहां आतंकियों ने एसपी से गाड़ी छीनी थी। वहीं पठानकोट आतंकी हमले के बारे में समय पर सूचना देने के मामले में एसपी सलविंदर सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। ये जानकारी सूत्रों से आई है। हालांकि पंजाब पुलिस और एनआईए इस बात की जांच करते रहेंगे कि आखिर सलविंदर सिंह रात के वक्त दरगाह क्यों गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस सलविंदर सिंह से जुड़े हर उस शख्स की जांच कर रही है जो उस रात उनके साथ था। सो इस आतंकी हमले की जांच फिलहाल एसपी सलविंदर सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। आतंकी हमलों से कोई सबक नहीं लिया जाता। फिरोजपुर बॉर्डर की सतलुज नदी के साथ फेंसिंग लाइन कई जगहों से टूटी हुई है, लेकिन इसे लेकर कोई भी गंभीर जो है वो नजर नहीं आ रहा। टूटी हुई ये फेंसिंग लाइन, ये तस्वीरें हैं फिरोजपुर बॉर्डर के साथ लगते सतलुज दरिया के पास की। तस्वीरें बेशक कुछ धुंधली हो, लेकिन बेहद डराने वाली हैं। और ये टूटी हुई फेंसिंग शायद किसी और बड़े आतंकी हमले का इंतजार कर रही है। बहुत समय बीत जाने के बाद भी इस टूटी हुई फेंसिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं। बस्ती रामलाल, हुसैनी वाला, गजनी वाला, ये वो इलाके हैं जहां बाढ़ की वजह से फेंसिंग लाइन टूट गई, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। जहां हम खड़े हैं ये है फिरोजपुर के टापू चौकी का एरिया, जिसके पास सतलुज दरिया चलता है और इसी एरिया में फेंसिंग लाइन बिल्कुल टूट चुकी है। पठानकोट में जिस तरीके के साथ आतंकियों ने दहशत मचाई, उस दहशत ने लोगों का डर और बढ़ा दिया है। पार बार्डर एरिया यानी कि पाकिस्तान का एरिया जी, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਧਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਰਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। इसके साथ ही पंजाब की सीमा के साथ लगते गांव और कस्बों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क भी आ रहा है, जिसके साथ किसी भी समय कोई शख्स नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। जहां एक तरफ टूटी हुई फेंसिंग लाइन और सतलुज दरिया का एरिया घुसपैठियों के लिए एक रास्ता बन सकता है, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान के मोबाइल टावरों के आ रहे सिग्नल भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी खड़का सकते हैं। पर जब सुरक्षा का सवाल पंजाब पुलिस के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा को लेकर कई दावे कर दिए। फेंसिंग लाइन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। पिछले 5 महीनों में पंजाब 2 बड़े आतंकी हमलों को झेल चुका है। दोनों हमलों में कहीं न कहीं दरियाई रास्तों ने ही आतंकियों का रास्ता आसान किया। ऐसे में सवाल ये कि बहुत समय से टूटी हुई ये फेंसिंग आखिर किस इंतजार में है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता मेजर विजय सिंह बनकोटिया ने पठानकोट आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मोदी या तो अपना 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाएं, नहीं तो वो उन्हें चूड़ियां भेजेंगे। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड और पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष
विजय सिंह मनकोटिया ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी या अपना 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाएं, नहीं तो पूर्व सैनिक लीग उन्हें चूड़ियां भेजेंगी। हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर आपसे कुछ होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी, तो बेहतर है कि हम आपको चूड़ियां भेज दें, और वो जो आपने बड़ी बड़ी तकरीरें दी थी उनको बुला दें। मनकोटिया ने इस बाबत राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने की बात कही है। इतना ही नहीं, मनकोटिया ने धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे भारतीय युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। साथ ही कहा है कि स्थानीय सांसद और बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर को इस बारे में सोचना चाहिए। टॉक्स, टेरर और T20 को साथ साथ चलने देंगे? आप फैसला कीजिएगा। आप बड़े सूझबूझ रखने वाले यहाँ के सारे नेता हैं, सोचिएगा और हमारे जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़किएगा। हमारी आपसे यही एक विनती है। पठानकोट आतंकी हमले से हिमाचल प्रदेश ने भी अपने 2 वीर सपूत खोए हैं। इस हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत मिले हैं और यही वजह है कि अब विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठाकर पाकिस्तान से बातचीत बंद करने की नसीहत दे रहा है। श्री गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। बात सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, जहां पर मेयर चुनाव को लेकर सियासत बिछ चुकी है और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों सियासी दलों के दिग्गजों ने चंडीगढ़ में डेरा डाल लिया है और आज साफ हो जाएगा कि चंडीगढ़ नगर निगम पर किसका कब्जा होगा। जहां कांग्रेस के सामने मेयर पद दोबारा अपने नाम करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी 15 साल से चला आ रहा सूखा खत्म करना चाहेगी। ऐसे में आज देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर सियासी दंगल गरमाया हुआ है और बीजेपी लीडरशिप के लिए मेयर का चुनाव इज्जत का सवाल बन गया है। तभी तो सीनियर लीडरशिप ने चंडीगढ़ में डेरे लगाए हुए हैं और सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। हाउस में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 13 पार्षद हैं और 2 गठजोड़ अकाली दल के। एक वोट MP किरण खेर की मिला भी लें तो पार्षदों का गुना जोड़ 16 तक ही पहुंचता है। 3 वोटों के जुगाड़ ने बीजेपी लीडरशिप को मुश्किल में डाला हुआ है। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में सरगर्म हुए बीजेपी पंजाब मामलों के इंचार्ज प्रभात झा ने मुख्यमंत्री बादल के साथ मुलाकात की। 8 तारीख को मेयर का चुनाव है और इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग नेता का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस मेयर के चुनाव को हम अच्छे ढंग से आगे इसको पार भी कर सकें और हमारे तीनों कैंडिडेट जो हैं इसके लिए वो जीत सकें। 15 साल से बीजेपी मेयर की कुर्सी से दूर रही है। सारा गणित 36 वोटों पर टिका है। बीजेपी को जीत के लिए 19 वोट चाहिए, जबकि सांसद किरण खेर का वोट मिलाकर उनके पास 16 वोट हैं। लेकिन पिछले 15 सालों का इतिहास देखकर लगता है कि अगर गुटबाजी हावी हुई तो पार्टी के लिए 3 वोट जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो साफ है कि चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दोनों सियासी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों के बारे में भी आप जान लीजिए जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए सियासी स्टेज सज चुका है। योद्धा तैयार हैं। कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस अब इंतजार नतीजों का है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सियासी दलों की ओर से उतारे गए उम्मीदवारों में कितना दम है। बीजेपी ने इस बार अरुण सूद को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। 44 साल के अरुण सूद पेशे से वकील हैं। सूद ने BSc और LLB की शिक्षा हासिल की है। सूद ने AVBP से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। पहली बार पार्षद का चुनाव जीतकर नगर निगम में आए थे। सूद बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी पार्षद दल के नेता भी हैं। सूद ने पिछले 4 साल में हर मेयर के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने इस बार मुकेश वस्सी को मैदान में उतारा है। मेयर पद के लिए वस्सी अरुण सूद को चुनौती दे रहे हैं। 50 साल के मुकेश वस्सी पेशे से उद्योगपति हैं। मुकेश वस्सी ने सिर्फ +2 तक शिक्षा हासिल की है। वस्सी चंडीगढ़ क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। वस्सी ने NSUI से अपनी राजनीति की शुरुआत की और 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। 4 साल पहले एक बार ही जीत दर्ज करके नगर निगम पहुंचे थे। वस्सी बीजेपी में भी रह चुके हैं।
सीनियर डिप्टी मेयर पद की बात करें तो बीजेपी ने इस पद के लिए देवेश मोदगिल को मैदान में उतारा है। 39 साल के मोदगिल पेशे से वकील हैं। देवेश ने राजनीति शास्त्र में एमए किया है और एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। देवेश मोदगिल 18 साल से बीजेपी में हैं। मोदगिल ने भी एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार ही जीत मिली है। मोदगिल 2014 में नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। मोदगिल को पूर्व सांसद सत्यपाल जैन का करीबी माना जाता है। कांग्रेस की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए देवेश मोदगिल को दर्शन गर्ग चुनौती देंगे। 46 साल के दर्शन गर्ग करियाना व्यापारी हैं। दर्शन गर्ग ने सिर्फ मैट्रिक तक शिक्षा हासिल की है। दर्शन गर्ग पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और उनके परिवार के करीबी हैं। पहली बार ही पार्षद का चुनाव लड़कर जीत दर्ज की है। दर्शन गर्ग 2011 में पहले साल के कार्यकाल में सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं। दर्शन गर्ग एनसीपी में भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नेहा सलारिया इस इलेक्शन अपडेट के लिए हमारे साथ हैं। नेहा, इस पैसे वाले निगम को लेकर अभी क्या जानकारी है, किस तरफ हवा बह रही है? बिल्कुल श्रमित, अगर हम आज की बात करें तो इंतजार जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि 11 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और आपको मैं यहाँ का नजारा दिखा दूं, मैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रीमिसेस हैं वहां पर खड़ी हूँ। और हालांकि अभी फिलहाल अगर काउंसिलर्स की बात करें तो 36 जो है पूरी सीट्स की जो पूरी गणित है, और 19 जो है 19 ये मैजिक नंबर है। हालांकि जो समर्थक है सुबह से यहाँ पर जुटे हुए हैं, पुलिस का भी काफी ज्यादा जमावड़ा है। और अगर हम बात करें इलेक्शंस की तो 11 बजे से जो वोटिंग है श्रमित वो शुरू हो चुकी है। और 19 जो है मैजिक फिगर जो है वो मानी जा रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 15 सीट जो है वो बीजेपी के पास है, और एक जो है वो एमपी किरण खेर जो है उनके पास है। तो यानी कि बीजेपी को सिर्फ जो है वो 3 सीट्स हैं वो चाहिए, और उसी के कारण वो जो मेयर की सीट के ऊपर काबिज हो सकती है। लेकिन 15 साल का इतिहास श्रमित यही बताता है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी कारण काफी ज्यादा जो है फरमान भी सुनाए गए हैं कि बीजेपी की तरफ से कि क्रॉस वोटिंग इस बार ना हो। नॉमिनेटेड काउंसलर जो हैं वही प्रधान माने जाते हैं मेयर के चुनाव में, क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसलर्स जिस तरफ होते हैं वही मेयर का चुनाव जो है उसके ऊपर काबिज होता है। तो यही देखना रहेगा कि इस बार जो है बीजेपी जो है इतिहास नया बनाएगी, या कांग्रेस पिछले 8 सालों से जो मेयर की सीट के ऊपर काबिज है वो बना रहेगा। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं श्रमिक, तो 16 सीट जो है बीजेपी के पारे में है, 8 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, 2 बीएसपी के काउंसिलर है और एक जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। और नॉमिनेटेड काउंसिलर्स की बात करें तो 9 नॉमिनेटेड काउंसिलर हैं। तो आपने बता दिए नेहा, लेकिन कांग्रेस जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत माहिर है, लेकिन बीजेपी का अपना टारगेट भी है, क्योंकि 15 साल से जो है कमी देखी जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने यहाँ पर गहमा गहमी देखी होगी, किस तरफ हवा बह रही है? बिल्कुल श्रमित, अगर इस बार की बात करें तो मेयर इलेक्शन जो है नॉर्मल होते थे, लेकिन इस बार के मेयर इलेक्शन बहुत ज्यादा हाईली पॉलिटिसाइज्ड हैं। हर बार जो है वो लॉबिंग की कोशिश की जा रही है। कल जिस तरीके से जो प्रकाश सिंह बादल और खट्टर के साथ मुलाकात की गई है, और सुबह जो है शाम को टी पॉलिटिक्स यानी कि चाय के ऊपर सियासत हुई है। सुबह अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की है। तो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉलिटिसाइज्ड इलेक्शन जो है वो माने जा रहे हैं। और बीजेपी ने इस बार अपने काउंसिलर्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल का इतिहास ये है कि क्रॉस वोटिंग होती है, और इसी कारण बीजेपी मेयर के इलेक्शन से हमेशा दूर रह जाती है। लेकिन इस बार जो है वो हवा किस तरफ है अभी फिलहाल नहीं कहना सही रहेगा, लेकिन थोड़ी देर का इंतजार है, और थोड़ी देर में जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। और चंडीगढ़ का नया मेयर श्रमित कौन होने वाला है, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में इसका ऐलान जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा। अच्छा नेहा, यहाँ पर साथ ही साथ आप तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर कमेटी के या फिर निगम के ऑफिस के बाहर कैसी तस्वीरें हैं। इसके अलावा कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है, बीजेपी का भी अपना टारगेट है, लेकिन कांग्रेस जो है 2014 के बाद से ही मेहनत कर रही है, पंजाब में भी वो मेहनत करने की कोशिश कर रही है। तो आप कह रही कि 1-1.5 घंटे में यहाँ पर स्थिति जो है पूरे तरीके से क्लियर होगी। उससे पहले चाय की पॉलिटिक्स भी हुई है, चाय पे चर्चा भी हुई है। तो यहाँ पर अभी तस्वीरें जो है वो भी दिखाइए, और आगे जो 1-1.5 घंटे में जो है दिशा निर्देश या फिर
संकेत जो है किसकी तरफ जाएंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा की। बिल्कुल श्रमित, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेमिसेस के बाहर अभी फिलहाल हम मौजूद हैं और जो लोग हैं यहाँ पर काफी ज्यादा मौजूद हैं और समर्थक हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। और कुछ समर्थकों की अगर हम आपसे बात करवा दें, जी आप बताइए कितने उत्साहित है इलेक्शंस के लिए? बहुत ज्यादा उत्साहित है इसके लिए, बहुत ज्यादा उसके लिए। और कौन बनना चाहिए इस बार का मेयर? इस बार बीजेपी का इस बार होना चाहिए। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए, हमें भी बीजेपी का मेयर बनना चाहिए का इंतजार हमें भी। अच्छा जी, तो तकरीबन यहाँ पर शर्मित अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर सुबह से जो जुड़े हुए हैं और अभी फिलहाल जो है थोड़ी देर में अच्छा, बीजेपी ने पूरी घेराबंदी, पूरी मोर्चाबंदी कर रखी है, लेकिन कांग्रेस भी जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर रही है पहले से ही और इसीलिए जो है 2004 के बाद वो दूसरी बार केंद्र में आई थी। जोड़ तोड़ की राजनीति वो करती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। लेकिन मेयर चुनाव को लेकर क्या आएगा फाइनल फैसला, उसके लिए आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि तमाम अपडेट्स आपको सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर ही मिलेंगे। खैर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष रहे कांग्रेस विधायक सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में अपने ही क्षेत्र अबोहर की एक कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 80 से ज्यादा लोगों के हलफनामे के साथ जाखड़ ने इस कंपनी पर करोड़ों की धांधलेबाजी का आरोप लगाया। थोड़ा सा निवेश और जिंदगी भर का सुकून, यही कामयाबी का वो मंत्र होता है जिससे आधार बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों को अपना निशाना बनाती हैं। कांग्रेस विधायक सुनील जाखड़ के साथ चंडीगढ़ में मौजूद ये लोग भी इस मंत्र के मायाजाल में फंसे। मंत्र देने वाली कथित आरोपी कंपनी थी नेचरवे। कथित आरोपों के मुताबिक नेचरवे ने 22 प्रोजेक्ट्स में प्लॉट देने के नाम पर लोगों से पैसा निवेश करवाया। वायदा था कि 5 लाख के निवेश पर 7500 रुपए प्रति महीने की रेंटल मनी दी जाएगी। लोगों को लगा कि मौका अच्छा है तो हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का निवेश कर दिया। पर अब चेक नहीं बल्कि चेक एंड मेट यानी शह और मात की चाल लोगों को समझ आ रही है। दोस्त ने पैसे लाए सी 12.5 लाख, ਉਹਨੂੰ देख के मैं लगाते मैं रिटायर्ड एम्प्लॉई है, मैं कहा चल पैसे आए लैंड, मैं 25 लाख लगाए। यूनिवर्सिटी के नाम पे लोगों को अट्रैक्ट करके और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेची गई उसके बाद वो पता चला कि इतने प्लॉट बेच दिए गए कि वहाँ इनके पास जो जमीन मुश्किल से होगी तो 1000 लोगों को भी नहीं दे सकते ये प्लॉट, लेकिन क्लाइंट इनके 24,000 तक पहुँच गए। इन्होंने टोटल प्रॉपर्टी के नाम पे कलेक्टिव स्कीम चलाई पूरी तरह से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।